मूवी की शुरुआत में हम एक कार के विंडशील्ड से एक लड़की को देखते हैं, पर तेज बारिश की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कार के अंदर एक गाना बज रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी गाने को एक रेडियो पर बजते सुनते हैं। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम पैट्रिक है। वो चुपचाप एक ट्रेलर में अकेला बैठा उस गाने को सुन रहा है। उसके हाथ में एक शीशी है जिसमें कुछ लिक्विड है। वो उस शीशी को अपनी जेब में वापस रख लेता है। तभी बाहर बिजली कड़कती है और तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। पैट्रिक को देखकर लगता है कि वो बहुत अकेला है और उसे इस अकेलेपन की आदत भी है। अचानक पैट्रिक को अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। जो कोई भी वो दरवाजा नॉक कर रहा है उसे पैट्रिक वहाँ से चले जाने को कहता है, पर जब नॉक की आवाज लगातार और बढ़ती ही जाती है तो वो फाइनली दरवाजा खोलता है और अपने ट्रेलर के बाहर एक यंग लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ वो रहता है वहाँ मुश्किल से कभी कोई विजिटर आता है। वो लड़की कहती है कि वो पास ही के टाउन से यहाँ आई थी, पर वापस लौटते वक्त मौसम खराब हो गया। क्या वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकता है? वो लड़की भीग जाने की वजह से ठंड में कांप रही है, तो पैट्रिक उसे अंदर आ जाने को कहता है। वो उसे टॉवल देता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि वो बीच पर स्विमिंग के लिए गई थी, फिर वो वहीं सो गई और जब आँख खुली तो बारिश शुरू हो गई थी। वो यहाँ तक भागते भागते आई है। पैट्रिक को ये अजीब लगता है क्योंकि बीच वहाँ से काफी दूर था। वो उसके लिए चाय लाने जाता है, पर वो कहती है कि वो रुक नहीं सकती, वो बस उसे अपनी कार में लिफ्ट दे दे। पैट्रिक उससे कहता है कि तुमने गलत दरवाजा खटखटाया क्योंकि मेरी कार खराब है। वो पूछती है कि क्या फिर कोई बस मिल सकती है यहाँ से। पैट्रिक जवाब देता है सुबह से पहले तो नहीं। वो लड़की कहती है कि क्या फिर वो उसका फोन यूज कर सकती है ताकि कोई कैब बुला सके, पर पैट्रिक इस बात का जवाब देने की बजाय कहता है कि वो अपनी शर्ट हीटर के पास सूखने को डाल दे, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वरना उसे ठंड लग जाएगी। वैसे भी वो जोर जोर से उसका दरवाजा पीटकर थक गई होगी। वो उससे पहले ही दरवाजा ना खोलने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा था कि आसपास के शरारती बच्चे उसे परेशान करने के लिए दरवाजा नॉक कर रहे हैं। वो अक्सर ऐसा करते हैं। अब वो उस लड़की को थोड़ी ड्रिंक बना कर देता है ताकि उसे ठंड से कुछ राहत मिले, पर वो फिर से मना कर देती है और पूछती है कि क्या वो उसका फोन यूज कर सकती है। अब पैट्रिक उसके सामने कुछ सिक्के रखकर कहता है कि उसके पास फोन नहीं है। अगर उसे फोन करना है तो यहाँ से कुछ दूर पर एक फोन बूथ है, वो वहाँ से कॉल कर सकती है, पर वो वहाँ अकेले नहीं जा पाएगी क्योंकि वो गेट के बाहर है और वो गेट इस वक्त बंद रहता है। उसके पास उस गेट की एक चाबी है, पर उसे उसके साथ जाना होगा और जब तूफान थोड़ा थम जाएगा तो वो उसे ले चलेगा। लड़की कहती है कि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, वो खुद रास्ता ढूंढ लेगी, पर तभी बाहर तूफान की आवाज और तेज हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी वहाँ रुकने को राजी हो जाती है। वो कहती है कि वो अपनी शर्ट सूखने तक वेट कर सकती है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लड़की पैट्रिक से पूछती है कि वो कब से यहाँ रह रहा है। पैट्रिक जवाब देता है कि लंबे वक्त से, जब उसकी जॉब छूट गई तो उसे रहने के लिए कोई शांत और सस्ती जगह चाहिए थी। इस बातचीत के दौरान उस लड़की को वहाँ कुछ औरतों वाले सामान दिखते हैं, जैसे कि लेडीज वॉच, कॉम्पैक्ट मिरर और एक लॉकेट जिसमें कुछ बाल हैं। पैट्रिक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ पहले कभी नहीं आई हो? तुम्हारा चेहरा पता नहीं क्यों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो वो लड़की क्या कहे, कुछ समझ नहीं आता उसे। वो उस लॉकेट को पैट्रिक को वापस दे देती है। पैट्रिक कहता है कि तुम ठंड से नीली पड़ रही हो, क्यों न जाकर गर्म पानी से शावर ले लो, तब तक तुम्हारी शर्ट भी सूख जाएगी। लड़की फिर से कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। पैट्रिक कहता है कि एक बार तूफान कम हो जाए तो मैं तुम्हें फोन बूथ तक ले चलूंगा। फोन कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम ठंड से कांप रही हो, बीमार हो जाओगी। तो वो लड़की शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। शावर के नीचे उसे कुछ पलों के लिए बहुत रिलैक्स फील होता है, पर अचानक वो टब में खून देखती है और रियलाइज करती है कि खून उसके सर से गिर रहा है। वो बहुत घबरा जाती है। तभी पैट्रिक बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है, तो वो लड़की देखती है कि वहाँ सब ठीक है और ये बस उसका भ्रम था। पैट्रिक उसके लिए बाथरूम के बाहर टॉवल्स छोड़ जाता है। वो बाहर आती है तो देखती है कि पैट्रिक उसके लिए सूप बना रहा है। वो कहता है कि उसकी शर्ट अभी सूखी नहीं है, उसने एक पुलोवर निकाला है, वो चाहे तो उसे पहन सकती है। वो पुलोवर देखकर पूछती है कि क्या वो उसकी बीवी का है। पैट्रिक कहता है कि नहीं, उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का है। वो उसे सूप का बोल देता है। वो पैट्रिक से पूछती है कि उसके आने से पहले वो इतनी रात को जाग क्यों रहा था। पैट्रिक कहता है कि आजकल बढ़ती उम्र के चलते उसे नींद कम ही आती है। वो पूछता है कि वो सूप क्यों नहीं पी रही, तो वो कहती है कि ये अभी बहुत गर्म है। अब अचानक उस लड़की को कुछ क्लिक होता है। वो पूछती है कि अगर वो गेट लॉक था तो मैं अंदर कैसे आने पाई। पैट्रिक कहता है कि ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ और मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। तभी अचानक बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है
पैट्रिक पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आ रही हो? वो कहती है नहीं तो। ऐसा क्यों कह रहे हो? पैट्रिक चेक करता है तो बाहर कोई नहीं होता। वो लड़की पैट्रिक को दरवाजे को अंदर से लॉक करते देखती है। वो घबरा जाती है। पैट्रिक अपना कप लेकर सिंक के पास जाता है और हम उसके हाथ में वही शीशी देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। मौका पाकर वो लड़की उस सूप को पैट्रिक के बूट्स में डाल देती है। तभी अचानक वहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और अगले ही पल वहाँ लाइट चली जाती है। पैट्रिक एक टॉर्च जलाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो फोन बूथ एग्जैक्टली कितनी दूर है वहाँ से। पैट्रिक कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरे एरिया की लाइट चली गई है। शायद मेन पावर लाइन पर कोई पेड़ गिर गया होगा और लाइट ना होने की वजह से फोन भी काम नहीं करेगा। मैं जाकर मेन लाइन चेक कराता पर मेरे शूज में सूप गिर गया है। वो लड़की रियलाइज करती है कि पैट्रिक ने उसे सूप फेंकते देख लिया। पैट्रिक कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो, पर मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारे सूप में कुछ नहीं मिलाया था। अब उस लड़की को और बुरा फील होने लगता है। वो पैट्रिक से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसके बूट साफ कर देगी। पैट्रिक कहता है कि रिलैक्स, कोई बात नहीं। वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम सर्किट ब्रेकर को अंदर से रीसेट कर दें। पैट्रिक कहता है कि हाँ, हम फ्यूज बॉक्स से कोशिश कर सकते हैं। वो दोनों फ्यूज बॉक्स वाली जगह जाते हैं और वो लड़की पैट्रिक के लिए टॉर्च से रोशनी दिखाने लगती है। इसी बीच उसकी नजर एक हैमर पर पड़ती है। उसे एक पल को लगता है कि उस पर खून लगा हुआ है, पर जब वो प्रॉपर टॉर्च की रोशनी में देखती है तो उस पर कुछ नहीं था। उसे लगता है कि उसे बस वहम हुआ है। और इसी बीच वो पैट्रिक की बैग पर खरोच के निशान देखती है जिनसे खून निकल रहा है। वो इसका मेंशन पैट्रिक से करती है, पर पैट्रिक को जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था। वो उसके लिए बाथरूम के कैबिनेट से बैंडेज लाने जाती है तो उसे वहाँ एक बॉक्स में कुछ इयररिंग्स मिलती हैं, जिनमें से एक इयररिंग उसकी खुद की थी, जो वो अब नोटिस करती है कि उसके कान से मिसिंग है। अब वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आकर पैट्रिक से पूछती है कि क्या मेरी इयररिंग यहाँ गिर गई थी? तुम्हारे पास मेरी इयररिंग कैसे आई? तो पैट्रिक कहता है कि वो तुम्हारी इयररिंग नहीं है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है। अब वो लड़की कहती है कि मुझे जाना है। पैट्रिक कहता है कि ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें, पर वो कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। तुमने लास्ट टाइम ये दरवाजा लॉक कर दिया था। जब तुम्हें लगा था कि यहाँ कोई आया है तो दरवाजा खोल दो। पैट्रिक कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बंद कर रखा है। मैंने तुम्हें शेल्टर दिया, खाना दिया, मैंने क्या गलत किया? बस तुम्हें लिफ्ट नहीं दे पाया, क्या इतना ही? लड़की कहती है कि वो बात नहीं है और तुमने जो किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, पर अब मुझे जाना है, मुझे चाबी दे दो। अब पैट्रिक कहता है कि कमाल है, कैसे तुम लोग खुद मेरी जिंदगी में चले आते हो और फिर ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे मैं ही तुम्हें लाया। लड़की हैरानी से कहती है कि तुम लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? पैट्रिक कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई थी? अब वो लड़की चिल्लाकर कहती है कि मुझे बस चाबी दो। पैट्रिक शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। वो कहता है कि दरवाजा लॉक नहीं है, तुम जा सकती हो आराम से। वो लड़की दरवाजा खोलती है तो बाहर तूफान और भी तेज हो गया है, कुछ नजर आना भी मुश्किल है। उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसे मौसम में बाहर जाने की। वो आकर वापस पैट्रिक के साथ बैठ जाती है। पैट्रिक उसे टाइम पास करने के लिए कार्ड गेम खेलने का ऑफर देता है, जिसमें उन्हें एक दूसरे के कार्ड्स गेस करने होंगे। अगर गलत कार्ड आया तो सामने वाला अपना कहा हुआ कोई झूठ बताएगा। पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और ड्रिंक बना देता, पर तुमने पहली वाली को ही नहीं छुआ। अगर चाहो तो इसे भी मेरे शूज में डाल सकती हो। ये सुनकर वो लड़की हंस पड़ती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है। वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। एक पॉइंट पर पैट्रिक का गलत कार्ड आता है तो वो कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है। इनफैक्ट उसने जो पुलोवर पहना है वो उसकी बीवी का ही है। वो उससे पहली बार गैस स्टेशन पर मिला था। वो रो रही थी और उसने उससे चिप्स का पैकेट मांगा था क्योंकि स्टोर वाले से उसका झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने उसे चिप्स देने से मना कर दिया था। तो वो उसके लिए चिप्स और कोला लाया और दोनों ने साथ में बैठ के चिप्स खाए। वो शाम उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी, पर उनके नसीब में लंबा साथ नहीं था। उस लड़की को पैट्रिक के लिए सॉरी फील होता है। वो पूछती है कि उनकी डेथ कैसे हुई। पैट्रिक कहता है कि ओवरडोज की वजह से। उसके जाने के बाद से मैं अकेले ही था। मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना, पर आज तुम्हारे साथ बात करके मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद किसी से बात की है, तो उसके लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, पर मुझे पता है कि तुमने भी झूठ बोला है मुझसे। तुम बीच से भागकर यहाँ नहीं आई हो क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, पर मुझे तुम्हारे झूठ से फर्क नहीं पड़ता और चाहे बाहर तूफान हो या ना हो, तुम्हारा जब जाने का मन हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो लड़की इसी बात पर चीयर्स करती है और वहाँ उसके लिए रखी ड्रिंक पीने लगती है। अचानक वो उस ग्लास पर किसी और औरत के होठों के निशान देखती है। एक बार फिर उसके मन में पैट्रिक को लेकर शक भर जाता है। तभी अचानक बाहर बहुत जोर की बिजली कड़कती है।
पैट्रिक चेक करने बाहर जाता है और अगले ही पल उस लड़की को कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है और विंडो के बाहर कार की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आती है। यानी कि पैट्रिक की कार ठीक है, पर उसने तो कहा था कि उसकी कार खराब है। इससे पहले कि वो लड़की इस सबका कुछ मतलब निकाल पाए, उसे फोन वाइब्रेट होता सुनाई देता है। उसे ताज्जुब होता है, पैट्रिक ने तो कहा था कि उसके पास फोन नहीं है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए ट्रेलर के बैक रूम में पहुंचती है और वहाँ जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसके पास ही चिप्स का खाली पैकेट था। यानी कि अपनी बीवी से मुलाकात की जो कहानी पैट्रिक ने उसे सुनाई थी वो झूठी थी। वो तो इस लड़की की कहानी थी जो उसकी लेटेस्ट विक्टिम थी। उसी वक्त पैट्रिक लौट आता है और वो लड़की खुद को छुपा लेती है। उसकी नजर छत पर लगे कांच पर पड़ती है। वो उसे तोड़कर वहाँ से भागने के बारे में सोचती है। उसे वही हैमर दिखता है। वो उससे उस कांच को तोड़ने लगती है तो फिर से उसे हैमर पर खून नजर आता है। घबराहट में उसके हाथ से हैमर छूट जाता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और बहुत अजीब सा फील होने लगता है। इधर पैट्रिक उस मोबाइल फोन को जमीन पर पड़ा पाता है और वो समझ जाता है कि उस लड़की ने वो लाश देख ली है। वो लड़की दरवाजे की ओर जाती है तो इस बार वो दरवाजा लॉक होता है। पैट्रिक उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर जबरदस्ती उसे कुछ पिला देता है। इसके बाद पैट्रिक वहाँ पड़ी लाश को ठिकाने लगाने लगता है। इस बीच वो लड़की वहाँ से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगती है और उसे पैट्रिक की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है कि ये मुझे गैस स्टेशन पर दिखी, मुझसे चिप्स मांगी, मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, वो खुद मेरे पास आई और तुम भी तो इतनी रात गए मेरे घर पर खुद ही आई। पूरी दुनिया छोड़कर तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया, ये तुम्हारी चॉइस थी। तो अब यहाँ बिल्कुल एक सीरियल क्रिमिनल की तरह पैट्रिक भी विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है। अब तक वो उस लड़की के पास वापस आ गया होता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्या पिलाया। पैट्रिक कहता है कि ऐसा ड्रग जिसके 0.5 ml से चक्कर आते हैं, 3 ml से मसल्स काम करने बंद हो जाते हैं, 6 ml एक आदमी को 20 मिनट में मार सकता है। तुम्हें मैंने 8 ml दिया है। अब वो लड़की चाकू लेकर पैट्रिक की ओर मुड़ती है पर कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो ड्रग उस पर असर दिखा रहा है। अब पैट्रिक कहता है कि जिस पहली लड़की को उसने मारा उसे उसकी शक्ल याद नहीं है। वो अपनी कार में था, बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसने उसकी कार का दरवाजा खटखटाया, पर उसे याद है कि उसकी रिब्स पर एक टैटू था, पल्स लाइन जैसा। उसे चेहरे भूल जाते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी बातें भूलना मुश्किल होता है। सालों तक उसने यहाँ पुलिस के आने का इंतजार किया पर वो नहीं आई। वो श्योर है कि कभी आएगी भी नहीं। उस लड़की की तबीयत और खराब होने लगती है पर पैट्रिक अपनी बातें जारी रखता है। वो कहता है कि पता है जब मैं वही करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए तो क्या होता है, मुझे इनाम मिलता है। सालों तक मैंने खुद को रोका, लेकिन देखो मेरे एक विक्टिम के कुछ घंटों बाद ही तुम यहाँ आ गई खुद ब खुद। कितना अजीब है ना, जो लोग करने के फल की बातें करते हैं सब बकवास है। मुझे तो आज तक मेरी करने का फल नहीं मिला। कहीं कोई गॉड नहीं है, बस अपने अंदर की आवाज है, बस उसे इग्नोर कर दो तो गॉड की आवाज भी इग्नोर कर सकते हो। इधर फाइनली उस लड़की की सांसें रुक जाती हैं और पैट्रिक उसके चेहरे पर एक कपड़ा डाल देता है। पैट्रिक अचानक देखता है कि उसकी रिब पर वही टैटू है जो उसकी पहली विक्टिम की बॉडी पर था, पल्स लाइन जैसा। अब उसे उसी सीन का फ्लैश आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और अचानक वो शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ रिवील होता है कि ये लड़की ही उसकी पहली विक्टिम है। उसके माथे पर एक गहरा घाव है जो पैट्रिक ने उसे उसी हैमर से दिया था। अचानक वो लड़की उठ जाती है और पैट्रिक से वैसे ही मदद मांगती है जैसे उसने उसके दरवाजा खोलने पर मांगी थी। पैट्रिक बहुत डर जाता है और अब उसे वहाँ पर अपनी वो बाकी सब विक्टिम्स दिखाई देने लगती हैं जिन्हें उसने अब तक मारा था। उसे उनकी हंसी सुनाई देने लगती है और वो सब उसे कन्फ्रंट करने लगती हैं। वो डर से चिल्लाता है पर अगले ही पल वहाँ सब शांत हो जाता है। पर फिर अचानक उसे कोई अंधेरे में खींच लेता है और जब वो बाहर आता है तो उसकी पूरी बॉडी खून से सनी होती है। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान हैं, वैसे ही जैसे उस लड़की ने पहले उसकी बैक पर देखे थे। अब पैट्रिक देखता है कि वो अपनी विक्टिम्स से घिरा हुआ है। उन सबके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं क्योंकि वो सबको मारने के बाद उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया करता था। वो उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है ताकि वहाँ से बाहर निकल सके, पर निकल नहीं पाता। तभी उसे वहाँ सायरन और डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है, यानी कि पुलिस वहाँ आ गई है। पुलिस पैट्रिक का दरवाजा पीटने लगती है पर वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। उसके गले में वही लॉकेट है, यानी कि वो लॉकेट उसी का है। पैट्रिक अपनी हर विक्टिम की कोई न कोई चीज अपने पास रख लिया करता था मोमेंटो के तौर पर, और वो लॉकेट उसी लड़की का था जो उसकी पहली विक्टिम थी। उसके हाथ में पैट्रिक की ड्रग वाली शीशी है
वो पैट्रिक को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है। इस बीच हम पैट्रिक का वॉइस ओवर सुनते हैं कि उसे हमेशा से डर था कि कोई उसे पकड़ ना ले, किसी ने उसे देख तो नहीं लिया, ये सब कब रुकेगा, ये फीलिंग उसके दिल से कब जाएगी। वो लड़की उस शीशी का ड्रग वहाँ पड़ी बोतल में मिक्स करके जबरदस्ती उसे पिला देती है, जैसे पैट्रिक ने उसे पिलाया था। और जब पैट्रिक बोतल नीचे रखता है और आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसके चेहरे पर भी कोई घाव, कोई ब्लड नहीं है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो दरवाजा खोलता है तो बस उन्हीं बच्चों को कुछ दूरी पर भागते देखता है जो अक्सर उसे दरवाजा नॉक करके परेशान करते हैं। बाहर मौसम एकदम साफ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बारिश या तूफान था। वो अपनी पॉकेट से शीशी निकालता है जो अब खाली थी। पैट्रिक रियलाइज करता है कि उसने पूरी रात की जो घटनाएं थी उन्हें बस इमेजिन किया था, यानी कि वो लड़की जो उसकी पहली विक्टिम थी, उससे की हुई बातें, उसका मरना, सब उसकी इमेजिनेशन थी। और इसीलिए पूरी फिल्म में हमें कहीं भी उस लड़की का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि पैट्रिक को खुद उसका नाम मालूम नहीं था। उसे उसका चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा था, पर ये नहीं जानता था कि कैसे, क्योंकि उसे अपने विक्टिम्स के चेहरे याद नहीं रहते हैं। एक सीरियल किलर होने के बावजूद पैट्रिक का गिल्ट कॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो खुद को कत्ल करने से रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता था। जैसा उसने कहा था कि अपनी इस किलिंग हैबिट को उसने कुछ सालों तक रोक कर रखने की कोशिश की, पर फिर फाइनली वो खुद को रोक नहीं पाया और पेट्रोल पंप पर उससे चिप्स मांगने वाली लड़की को उसने मार डाला। उसे लगता था कि वो खुद आती है उसके पास बेचारी बनकर मदद मांगने, इसीलिए उसने एक जगह पर तुम लोग मेरी जिंदगी में चले आते हो ऐसा कहा था। और जब उसने लंबे ब्रेक के बाद कत्ल किया तो उसका गिल्ट रीसरफेस हो गया, जिस वजह से उसकी पहली विक्टिम मैनिफेस्ट होकर उसके सामने आ गई। और जैसा कि उसने कहा था कि वो खुद सोचता है कि ये सब कब खत्म होगा, यहाँ तक कि वो पुलिस का भी इंतजार करता रहा कि कानून उसे सजा दे, गॉड उसे सजा दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैट्रिक को अब रियलाइज होता है कि उसने खुद का डिल्यूजन क्रिएट किया और इस सब में खुद ही उस ट्रक को ले लिया और आखिरकार अब ये सब खत्म हो जाएगा। वो खुद पर हंसता है और ट्रेलर के अंदर चला जाता है और अपने विक्टिम्स की तरह ही तड़प तड़प कर मर जाता है। तो फाइनली उसने खुद की ही जान लेकर खुद को सजा दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।